रात को खुले आसमान तले सोते वक्त एक चीज जो सबकी तवज्जो का मरकज होती है वो है चांद। ज़माना कदीम से चांद को खूबसूरती, हुस्न और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। शायर चांद को अक्सर अपने महबूब से तशबीह दिया करते हैं। एक शेर है, कभी चांद कहा उसने मुझे, कभी आसमान से गिरा दिया। और चांद अगर 14वीं का हो तो फिर क्या ही बात है। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ये चांद कैसे बना? चांद का हमारी जमीन से क्या ताल्लुक है? और अगर चांद ना होता तो क्या होता? तो आइए मैं और आप आज चांद से जुड़े तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। नासा की तहकीकात के मुताबिक चांद की तश्कील तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी और निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम की इब्तिदा के तकरीबन 30 से 50 मिलियन साल बाद एक छोटे प्रोटो अर्थ और दूसरा सैयारा यानी जिसको थिया कहा गया घूमता हुआ तेजी से जमीन के मदार में आया और यकदम जमीन से पूरी तरह टकरा गया। बाद साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि दूसरे सैयारे को जमीन ने अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच लिया था और फिर टकराव के बाद उसी सैयारे यानी प्रोटो अर्थ के मदार में ही घूमने वाले मलबे के टुकड़ों से चांद की तश्कील हुई। नासा की रिपोर्ट में यह भी वाज़े बयान किया गया है कि इम्पैक्टर यानी टकराने वाले दूसरे सैयारे का साइज मार्स यानी मरीख जितना था और इस पर आयरन की तय और सिलिकेट की सी चादर चढ़ी हुई थी और इसका मैस तकरीबन जमीन के मैस का 10% था। साइंटिस्ट ये भी ख्याल करते हैं कि शुरू में हमारे इनर सोलर सिस्टम में शायद कोई 20 के करीब छोटे बड़े सैयारे थे और फिर हजारों साल तक इन सैयारों के दरमियान मुसलसल कुलयन यानी टकराव के बाद सिर्फ एक चांद और 4 जमीनी तर्ज के सैयारे बचे हैं यानी मरकरी, वेनस, मार्स और जमीन। और इन चारों सैयारों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नाम दिया गया। और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चांद हमारी जमीन का वाहिद कुदरती सैटेलाइट है। मजीद डिटेल में अगर देखें तो इम्पैक्टर यानी टकराने वाले दूसरे सैयारे को मार्स साइज लेने का मतलब साइंटिस्ट ये लेते हैं कि अगर हम मार्स के साइज को देखें और फिर उसको जमीन के साथ एक तिरछे या नोकदार एंगल से जोर से कोलाइड करवाएं तो उस इम्पैक्टर की एक्सपेक्टेड स्पीड की वजह से जमीन दिन में 5 से 7 घंटे घूमना शुरू हो जाती है। इब्तिदाई तौर पर ये स्पीड बहुत तेज थी और तब इतनी रफ्तार दरकार भी थी क्योंकि ये स्पीड जमीन के मौजूदा 24 घंटे के दौरानिये से मैच करने के लिए जरूरी थी। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि एक दिन में 5 से 7 घंटे का दौरानिया 24 घंटों के बराबर कैसे हो गया? तो जवाब ये है कि जमीन तो उसी स्पीड से ही रोटेट कर रही है लेकिन चांद वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन के मदार से दूर होता जा रहा है और इसी वजह से दिन का दौरानिया बढ़ गया है। अब नासा की रिपोर्ट मजीद ये भी बताती है कि उस इम्पैक्टर का तिरछे या नोकदार एंगल से जमीन से टकराने के बाद एक शदीद किस्म की झटके की लहर जमीन के सरफेस पर फैल जाती है और जमीन के जिस हिस्से पर सबसे पहले टक्कर हुई थी वहां से जमीनी चट्टान और वो इम्पैक्टर मुकम्मल तौर पर रेजा रेजा होकर छोटे छोटे पत्थरों या कंकर के बुखारात की शक्ल में जमीन के पूरे सरफेस पर फैल जाते हैं और इन बुखारात ने जैसे उस पूरे हिस्से को ऊपर से ढक लिया हो। और कुलियन के बाद उन बुखारात का टेम्परेचर इब्तिदा में 5000 डिग्री से भी ज्यादा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बुखारात ठंडे होते गए और एक वक्त आया कि आज जो नॉर्मल टेम्परेचर हमें मिलता है 50 या 60 डिग्री यहाँ पे आके स्टेबल हो गया। अहम बात ये भी थी कि इस जोरदार धमाके की मोमेंटम फोर्स ने जमीन को बहुत तेजी से घूमने पर मजबूर कर दिया था और फिर वो शदीद गर्म पथरीले बुखारात भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ जमीन के मदार में मजीद टकराते और घूमते रहे क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर और तेज रोटेशन की वजह से वो तमाम बुखारात साथ साथ मेल्ट भी होते रहे और एक ऐसा वक्त आया कि वो तमाम पार्टिकल्स आपस में यकजान हो गए और चांद की शक्ल धार ली। इब्तिदा में चांद भी तेजी से घूमता था लेकिन ये इब्तदाई चांद बिल्कुल कर्व शक्ल का नहीं था और ठीक अपने खते अस्तवा पर यह थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। यानी अगर हम जमीन से देखें तो सूरज की रोशनी की वजह से ये मुकम्मल गोल नजर आता है लेकिन अगर किसी दूसरे प्लेनेट से देखें तो ये ओवल यानी बेजवी शक्ल का है और ओवल शक्ल का होने की वजह से इसकी रोटेशन की स्पीड स्लो हो गई है। मजीद ये कि इसका रुख बिल्कुल जमीन की तरफ होने की वजह से ये उसी मदार में फिक्स होकर रोटेट करने लग गया है। अब चांद और जमीन के मुश्तरका लकीर के साथ साथ बल्जिस या उभार की वजह से टॉर्क पैदा
हो गया और उस टॉर्क की वजह से एक ही मदार या एक्सिस में घूमने की वजह से उसकी गर्दिश और कम होती गई। अब माहिर फल्कियात ये भी कहते हैं कि अगर चांद की रेवोल्यूशन यानी उसके चक्कर उसकी रोटेटिंग स्पीड के तकरीबन बराबर हो जाएं तो फिर ये जमीन के एग्जैक्ट सिमत में आ जाता है और इसे फिक्स एंगल में रोटेशन की वजह से हम चांद के सामने वाली साइड ही देख सकते हैं, यानी हम जमीन पर चांद के सिर्फ फ्रंट साइड ही देख पाते हैं। और पहली बार इस सारी रिसर्च को 70 की दिहाई में नासा ने जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस का नाम दिया। अब सबसे अहम और दिलचस्प सवाल ये है कि अगर चांद ना होता तो क्या होता। तो साफ जाहिर है कि हमारी जमीन बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती, क्योंकि ना सिर्फ जमीन ने चांद की गर्दिश को कम किया बल्कि चांद भी आज तक मुसलसल जमीन की गर्दिश को कम कर रहा है। वो इसलिए कि चांद की कश शकल यानी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइडल फोर्सेस पैदा होती हैं, जिससे जमीन पर मौजूद पानी में ऊंचे या कभी निचले दर्जे की लहरें पैदा होती हैं और इस कश शकल की वजह से अक्सर सैलाब आया करते हैं। चांद की वजह से ही जमीन पर मौजूद पानी की लहरों से फ्रिक्शन पैदा होती है और इस फ्रिक्शन की वजह से ही जमीन की गर्दिश कम हो रही है और गर्दिश के कम होने की वजह से चांद जमीन से दूर होता जा रहा है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक चांद के जमीन के मदार से दूर जाने की वजह से दिन बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि इब्तिदा में जमीन की गर्दिश बहुत तेज हुआ करती थी और आज के मुकाबले में दिन बहुत छोटा हुआ करते थे और आने वाले सालों में दिन का दौरानिया मजीद बढ़ता जाएगा क्योंकि चांद जमीन से दूर होता जा रहा है। और हैरान कौन बात यह है कि अगर इसी तरह चांद जमीन के मदार से ज्यादा दूर चला गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि चांद जमीन के गिर्द घूमना छोड़ देगा, जिससे जमीन पर मौजूद पानी में लहरें उठना बंद हो जाएंगी और जमीन पर मौजूद सारा पानी एक ही जगह रुक जाएगा। तो आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इंसान समझता है कि उसे पूरी तरह इल्म है कि चांद कैसे बना था, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई, लेकिन ऐसा कहना कबल वक्त होगा क्योंकि इस वाक़े की तहकीकात अभी तक ज़ेर बहस है और आए दिन इंसान कोई नया नुक्ता तलाश करने की कोशिश करता है। और ये भी सच है कि साइंस सिर्फ 2 सवालों का जवाब दे सकती है, व्हाट एंड व्हाई। क्या हुआ, क्यों हुआ, हाउ कैसे हुआ। यहाँ पे साइंस बेबस हो जाती है, वो सिंपली कह देती है कि इट्स अ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर और इसका सही जवाब कि कैसे हुआ सिर्फ कुदरत ही दे सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह निगहबान।